देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना लोहट। बात कर रहे हैं गुजरात के दंगल की। गुजरात में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। 95 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 820 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 2007 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 117 सीटें जीती थी और फिलहाल जिस तरह से वोटिंग जारी है, दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं और दूसरे चरण के चुनावों का जो दारोमदार पूरी तरह से बनाए बैठे हैं। यहां पर अगर पहले चरणों की चुनाव की बात कही जाए तो उसमें कुछ खास ज्यादा फायदा अपने आप को महसूस नहीं करवा पाए नरेंद्र मोदी, लेकिन आपके सामने हम 4 जगहों के दृश्य दिखा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि खुद नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट डाला है और जो तमाम लोग हैं, जो नेता जिनके किस्मत का फैसला होना है, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में वोट डाला है। तो 4 जगहों के हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने, जागृति पांड्या ने, अरुण जेटली ने और अमित शाह, इन तमाम लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, अपने मत का इस्तेमाल किया है और मतदान के दिन तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों चल रहे हैं और साथ ही साथ वोटिंग भी जारी है सुबह 8 बजे से और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। 820 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है और खुद नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान में हैं मणिनगर विधानसभा क्षेत्र से और उनके सामने जो चुनावी दंगल में ताल ठोक रही हैं वो है कांग्रेस की तरफ से श्वेता भट्ट, यानी कि पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी, जिन्हें कांग्रेस ने अब टिकट दी है और वो भी नरेंद्र मोदी के है। और फिलहाल आज के दिन बेहद ज्यादा अहम माना जा सकता है। गुजरात के जारी है और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल वन न्यूज मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। आज का दंगल, गुजरात का दंगल, दूसरे चरण के चुनाव है। नरेंद्र मोदी के लिए ये इस तरह से देखा जाने लगा है कि गुजरात इज मोदी एंड मोदी इज गुजरात। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल इस तरीके से देखा जाने लगा है। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष, आप ऐसे कह लें, अपने पैरेलल, अपने समानांतर किसी और नेता को गुजरात में उभरने नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी में भी सिर्फ मोदी हैं और मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। और जब से उन्होंने अपना 3D कैंपेन लॉन्च किया है, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोदी अपने आप को सुनवा रहे हैं, यानी वो बोल रहे हैं और वो उनकी 3D इमेजेस जो हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। तो चुनाव एक तरीके से अगर आप देखिए तो सिर्फ नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, बाकी पार्टियां लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है चुनाव। इस बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही चालाकी से और बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को मोदी मय बना लिया है। यानी मोदी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की है और यही वो वजह है जिसकी वजह से मोदी वर्सेस रेस्ट है। मोदी, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, मोदी वर्सेस कांग्रेस है। और ये मोदी के लिए बहुत ही अहम चुनाव इस मायने में है, टर्म है। और इस तीसरे कैसे नहीं हुआ, मोदी की कोई राज्य का नेता राष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति में आने की जो जद्दोजहद करे वो किसी राज्य के चुनाव से कहे। और ये नरेंद्र मोदी अगर जीतते हैं, तीसरा टर्म मिलता है, तो निश्चित तौर से वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े होंगे 2000 प्रधानमंत्री पद के लिए। जी, लेकिन अगर बड़ा सवाल उदय जी कहा जाए, के दौरान जब लोगों को संबोधित कर रहे थे मोदी, उन्होंने ये कह दिया था कि वो गुजरात को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए उन्होंने केंद्र तक ना जाने की एक तरह से कसम ही खा ली है।
नहीं, लेकिन जो जिस बात को वो बार बार कहते हैं, 6 करोड़ गुजरातियों की अस्मिता का सवाल उठाते हैं जी। 6 करोड़ गुजरातियों के मान सम्मान और अभिमान की बात, और गुजरातियों से भरे हुए गुजरात की अमीरी, गुजरात और गुजरात के सर्वांगीण विकास, बल्कि सर्वांगीण विकास की बात वो उठाते हैं। वो अपने आप को जो नियो मिडिल क्लास है गुजरात में, उसके नौजवानों और स्त्रियों, लड़कियों, इन सब के बीच में अपने को एक हीरो के तौर पर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और जैसे ही ये बात आएगी देश की राजनीति में आने के लिए, वो कहेंगे कि गुजराती अस्मिता का सवाल है, गुजरात का व्यक्ति देश को लीड करने जा रहा है, गुजरात का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होने जा रहा है। और वो एक ऐसी इसी तरीके से किसी बड़ी सभा में गरजेंगे कि आप बताइए कि क्या करूं मैं गुजरात छोड़ के दिल्ली जाऊं ताकि गुजरात को और ज्यादा विकास के लिए पैसे भेजे जा सके, या गुजरात राष्ट्र की मेन रणनीति में आए। लोग कहेंगे कि जरूर जाएं, जरूर जाएं। और वो अपने ऑलरेडी अपने वो उत्तराधिकारी का चुनाव कर चुके हैं, और वो उत्तराधिकारी ही उनके बाद उनका रहेगा, जो उनके बहुत ही खासम खास हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश की जनता जब उस प्रदेश के जो ऐसे नेता को दिल्ली भेजने में कोई हिचकिचाहट शो करेगी जो कि देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा हो। आफ्टर ऑल गुजरात का प्रधानमंत्री, गुजरात का व्यक्ति आके प्रधानमंत्री बनेगा, ये गुजरात के लिए भी गर्व की बात होगी। और इसी बात पर नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों से सवाल करेंगे और उसके बाद वो अपने लिए हामी भरवा लेंगे कि आप दिल्ली जाइए और दिल्ली की सत्ता संभालिए। बिल्कुल, जिस तरह से जनता की बात कर रहे हैं उदय जी, लेकिन फिलहाल अगर मोदी के परसेप्शन से देखा जाए, अभी अगर मोदी अपने आप को अकेला लेकर चल रहे हैं, जहां भी प्रचार के लिए गए उन्होंने वहां के जो सीट से खड़ा हुआ है उम्मीदवार है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हर बार उन्होंने मोदी को लेकर कहा, यानी अपने आप को लेकर हर बार प्रचार किया, हर बार संबोधन अपने आप को लेकर किया। यहां पर क्या कहेंगे, क्या उन्होंने बीजेपी और आरएसएस इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ दिया? उन्हें इन पार्टियों की जरूरत नहीं, अपनी पार्टी की जरूरत नहीं उन्हें? नहीं, पार्टी की जरूरत तो उन्हें है, इसलिए कि पार्टी में कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक बात को समझना चाहिए कि गुजरात का जो चुनाव है वो ब्रांड मोदी पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ब्रांड भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां जो ब्रांड जो डेवलप हुआ है 10 वर्षों में, वो ब्रांड है नरेंद्र मोदी का। तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी ही हर जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक और भी बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक बात याद रखिएगा कि आप जब भी 2 दिनों की भी छुट्टी, गांधीनगर में बैठा आपके लिए काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी हमेशा लोगों से जोड़ करके, गुजरातियों से जोड़ करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं। नरेंद्र मोदी के ही इमेज पर बाकी लोगों को वोट मिलने वाला है। हालांकि इस बार नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों को भी टिकट दिया है उसमें बहुत टिकटें काटी नहीं है। अभी तक नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी होती थी कि वो अपने आप जो एंटी इनकम्बेंसी फेस करता था, जो भी विधायक, उसका टिकट काट के एक नए व्यक्ति को चांस देते थे। इस बार पहली दफा नरेंद्र मोदी ने सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला अपनाया है, यानी जो सिटिंग विधायक हैं उन्हीं को उन्होंने टिकट दिया है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, और इसका हार का ठीकरा भी अगर फूटता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के सिर पर फूटेगा, और जीत का सेहरा बनता है तो वो भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के सर पर बंधेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से 2002 में दंगे हुए, उसके बाद 2007 में जब चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में बहुत ज्यादा कमी आई थी। जो सीटें थी उसमें इजाफा कांग्रेस की तरफ हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ था। उस पर क्या कुछ कहा जाएगा? नहीं, 2002 में नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो पहला, मुझे लग रहा है पार्टी ने वो चुनाव लड़ी थी, उसमें 127 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, और जो 2007 में सीटों की संख्या 117 थी, यानी कि 27 से 10 सीटें घट गई। इसमें कोई बहुत ज्यादा इजाफा और न ही भारतीय जनता पार्टी के मतों में कोई बहुत ज्यादा गिरावट हुई। सीट का अंतर बहुत ही मामूली अंतर है। देखना इस बार है कि 117 रहता है या 117 से कम होकर जाता है। दूसरी बात है, 2002 में इमोटिव इशू था, भावनात्मक इशू था, गुजरात का दंगा था, और पोलराइजेशन का अपनी पराकाष्ठा पर पोलराइजेशन था। 2007 में उस तरीके से नहीं है। 2007 का जो चुनाव था,
वो आप देखिए 2002 में जीत के आए, उसके बाद से उनके जो स्लोगन थे वो मियां मुशर्रफ को करके थे, यानी टारगेटेड अटैक था। उसके बाद 2007 में जो वो चुनाव जीत के आए हैं, उस तरीके से वो उन्होंने पोलराइज नहीं किया। और इस बार तो कहीं से कोई इमोटिव इशू नहीं है, कोई गुजरात दंगे को याद नहीं किया गया है, न तो कांग्रेस ने किया न ही किसी और ने किया, यानी दंगा गौड़ हो गया। 2002 का दंगा लोग भूल गए। नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी विकास को अपने ब्रांड के साथ उन्होंने मर्ज कर लिया है और नरेंद्र मोदी इसी विकास के ब्रांड पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम घर देंगे, 50 लाख घर बनवाएंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि हम पानी देंगे, अन्न देंगे, बिजली देंगे, रोजगार देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये टिपिकल गुजरात का चुनाव है, जहां कोई इमोटिव इशू नहीं है, कोई इमोशनल इशू नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, और जो भी चुनाव लड़ा जा रहा है वो चुनाव नरेंद्र मोदी विकास पर लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने साणंद में ये इरफान पठान को खड़ा कर लिया। कैसे खड़ा कर लिया? मोदी के बारे में ये जानिए कि मोदी जिस तरीके से अपनी ब्रांड बना रहे हैं, वो ब्रांड गुजरात का ब्रांड है। मोदी हिंदू के ब्रांड नहीं है। मोदी कह रहे हैं हम गुजराती हैं, गुजरात के ब्रांड हैं। और वो अगर इरफान पठान भी एक गुजराती है तो वो हमारे ब्रांड का हिस्सा है। इसलिए इस बार देखना यही है कि नरेंद्र मोदी की सीटों में इजाफा हो रहा है या उसमें कमी हो रही है। 117 से अगर मोदी 10 सीटों पर भी अपनी अगर ग्रिप छोड़ते हैं तो ये मोदी के लिए बड़ी हार होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी हार मानी जा सकती है मोदी के लिए यहाँ पर। और सबसे बड़ा सवाल जो देखने को मिल रहा है, यहाँ मोदी खुद एक ब्रांड बन गए हैं और अपने आप को प्रचार कर रहे हैं, न केवल 3D अवतार के जरिए बल्कि लोगों के बीच में जाकर उन्होंने सिर्फ मोदी का ही बखान किया है। एक विकास पुरुष की छवि बनाई है अपने लिए और खुद के बारे में ही नहीं बल्कि गुजरात में विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं आज नरेंद्र मोदी। फिलहाल अगर जिस तरह से बात की जाए, 95 सीटों का दंगल हो रहा है और आगे बढ़ती हुई जिस तरह से बात नजर आ रही है, मोदी ने खुद को कांग्रेसीकरण किया है और कांग्रेस ने बीजेपीकरण कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह भी देखने को मिल रही है कि जहां मोदी लगातार 1970 में जैसे इंदिरा गांधी के लिए कहा गया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इसी तरीके से ये भी कहा जाने लगा है गुजरात के लिए कि मोदी इज गुजरात और गुजरात इज मोदी। तो वही अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी बीजेपी के ही उसी मुद्दे को उठाया है। मैन टू मैन मार्किंग के मुद्दे पर चल रही है, यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति पर जाकर के बातचीत की जा रही है। हालांकि कोई बड़ा नेता कांग्रेस के पास नहीं है यहां पर कि कांग्रेस अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपना प्रतिनिधित्व उस तरीके से दे सके जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपने आप को रखते हैं। फिर से चलते हैं उदय जी आप ही के पास और आपसे यही सवाल रहेगा कि कांग्रेस ने खुद का बीजेपीकरण किया है और मोदी ने कांग्रेसीकरण, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसे नहीं मानता। मोदी ने कहीं से कांग्रेसीकरण नहीं किया है जी, और कांग्रेस ने भी कहीं से बीजेपीकरण नहीं किया है जी। कांग्रेस जिस तरीके से जो भी उनकी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी उसी स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपीकरण अगर होता तो कांग्रेस उस तरीके से कंसोलिडेट लोगों को करने की कोशिश करती। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस अगर कुछ कर रही है, चाह रही है, तो ये चाह रही है कि मोदी विरोधी लोगों को एकत्रित करने की कोशिश कर रही है जी। मोदी को सबसे बड़ा चैलेंज सौराष्ट्र से था, जहां लियुआ पटेल जो हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं। केशुभाई पटेल का इलाका है। और उसके अलावा मोदी, मुझे नहीं लगता कि मोदी जो है वो बहुत ज्यादा संकट में कहीं से हैं। अहमदाबाद की 2 सीटें महत्वपूर्ण जरूर हैं। वो एलिस ब्रिज, एक का नाम है एलिस ब्रिज और दूसरे का नाम मणिनगर है, जहां से मोदी स्वयं है। अब मोदी स्वयं जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से अगर श्वेता भट्ट को खड़ा किया गया है, मैं इसे कांग्रेस की स्ट्रैटेजिक मिस्टेक मानता हूं। क्योंकि अगर वहां से उन्होंने श्वेता भट्ट को दे दिया कांग्रेस ने सीधे, इसका मतलब श्वेता भट्ट के पति संजीव भट्ट, उनके द्वारा किए जा रहे तमाम मुकदमेबाजी और मोदी से लड़ाई सीधे हो गई कि वो कांग्रेस ने करवाया। इसलिए मैं इसे कांग्रेस का स्ट्रैटेजिक भूल मानता हूं। तो कांग्रेस का कहीं से बीजेपीकरण नहीं हुआ है और बीजेपी का कहीं से कांग्रेसीकरण नहीं हुआ है। इसलिए कि जो नरेंद्र मोदी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी बन के लड़ रहे हैं और वो तीसरा टर्म अपना देख रहे हैं। तीसरा टर्म अगर उन्हें मिलता है, थोड़ी बहुत अगर ज्यादा मार्जिन से मिलता है,
तो वो ऐसा है कि निश्चित तौर से जो गुजराती मिडिल क्लास है, जिसे नियो मिडिल क्लास कहना चाहिए, यानी मध्य वर्ग में से भी एकदम से उभरता हुआ एक नया मध्यम वर्ग, जो कि जिसका कनेक्शन जो अमेरिका से है और जिसका कनेक्शन न्यू जर्सी से फ्लोरिडा तक फैला हुआ है, जो कि गुजराती व्यापारिक समुदाय है, उसमें जो एक मध्यम वर्ग जो विकसित हो रहा है, जो कि टेक सेवी है, जो कि बड़ी गाड़ियां रखता है, जो कि अपने आप को प्रोजेक्ट करने में विश्वास रखता है, उस नियो मिडिल क्लास को मोदी ने एकत्रित करके अपने लिए बना लिया है विश्वासी। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, यहां बता दूं मैं आपको कि गुजरात में एक पूरी जेनरेशन उसने भारतीय जनता पार्टी के शासन को देखा है और वो शासन इस तरीके से है। 2002 में तो नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं, उसके पहले का भी जो शासन था वो भारतीय जनता पार्टी का था जी। और भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए इन लोगों ने ये जो नया नियो मिडिल क्लास है, उसके जो नौजवान बच्चे हैं, पूरी एक पीढ़ी जो तैयार हो रही है, जो कि वोट दे रही है, पिछले बार भी जिसने वोट दिया था, वो कांग्रेस को मानती है कि ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पार्टी है जी। और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पार्टी होने के नाते, जाति व्यवस्था पर काम करने वाली पार्टी होने के नाते, उसके प्रति, कांग्रेस के प्रति गुजरात में कोई बहुत ज्यादा मुझे रुझान नहीं दिखता। हालांकि बहुत सारे जो चुनाव विश्लेषक हैं वो इस बार मोदी को बहुत ज्यादा संकट में मानते हैं, इसलिए संकट में मानते हैं कि मोदी इस बार बहुत ही ज्यादा कॉशस हैं, बहुत ही ज्यादा चौकन्ने को। मुझे ये जो क्लास जो स्त्रियां हैं वो मोदी की कोर वोटर हैं और वो महत्वपूर्ण इस बार निकालेंगी। हालांकि जो चुनाव का परसेंटेज है, अगर कहीं पर 60, 62, 65% अगर मतदान हो रहा है और इस बार भी मतदान तेज है, तो ये आमतौर पर ट्रेडिशनल विजडम है कि अगर ज्यादा लोग आए और वोट दें तो ये जो इनकम्बेंट पॉलिटिकल पार्टी है, यानी जिस पार्टी का शासन है, उस पार्टी के लिए खतरे का संकेत है। लेकिन ये दोनों तरफ होता है, ये ऐसा है कि ये दुधारी तलवार है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। 20 तारीख को क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि मोदी कॉन्फिडेंट है और मोदी को तीसरा टर्म मिल सकता है। कितने मार्जिन से मिलेगा, देखने वाली बात है। बिल्कुल, कितने मार्जिन से मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, वो भी 20 दिसंबर के दिन। अभी फिलहाल ईवीएम मशीन्स में तमाम मतदाता फैसला कर रहे हैं किस्मत का। लेकिन उदय जी, अगर बात कही जा रही है, जिससे लगातार ये बातें भी सामने आ रही हैं कि अपनी तरफ से एक अलग नीति लेकर चलते आए हैं मोदी। यहाँ पर जिस तरह से न्यू मिडिल क्लास की बात की, तुष्टीकरण की नीति की बात की, यहाँ अगर अलग से एक और मुद्दे को देखा जाए, जिस तरह से देखा जाता रहा है कि कच्छ, मध्य गुजरात और साथ ही साथ उत्तरी गुजरात, इन तमाम जगहों पर, कच्छ में जहां कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव रहा है, वहां पर कोशिश कांग्रेस की भी यही रहेगी कि उनका प्रभाव एक बार फिर से दिखे। लेकिन जिस तरह से जीपीपी सामने आई है, यानी गुजरात परिवर्तन पार्टी, केशुभाई पटेल की पार्टी, उसमें यह भी देखने को मिला और मतदान में जिस तरह से बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग भी लिया और इसी वजह से 71% तक मतदान की जो गिनती पहुंची वो भी देखने को मिली। फिलहाल यहां पर क्या कहेंगे, क्या जीपीपी का प्रभाव यहां पर भी नजर आएगा? देखिए, सौराष्ट्र में 52 सीटें हैं जी, 52 जी, जिसमें से पिछली बार नरेंद्र मोदी को 39 मिले, यानी 39। ये बात जरूर है कि इस बार जीपीपी यानी केशुभाई पटेल की जो पार्टी है जी, वो पटेलों की अस्मिता का प्रश्न उठा रही है और वो उसे ऐसा लग रहा है कि पटेल वहां पर पिछड़ते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के प्रति उनके मन में रोष है केशुभाई पटेल की वजह से। दूसरी तरफ एक बात देखिए कि नरेंद्र मोदी जो कि पिछले 10 वर्षों से शासन में हैं, सत्ता चला रहे हैं, एक शासक के प्रति जो जितना विश्वास होना चाहिए उतना विश्वास है लोगों का, इस वजह से कि वो बेईमान नहीं है, इस वजह से कि उनके पीछे उनके बेटे और बेटियों की फौज नहीं है जिसको वो कहीं से राजनीति में व्यवस्थित करने जा रहे हो या जिनको संपदा जिनकी बढ़ा रहे हो। तो जो कि सिंगल विंडो सिस्टम है, कोई व्यक्ति गुजरात में जाए, इंडस्ट्री लगाना चाहे, 24 घंटे के अंदर में नरेंद्र मोदी उसकी सुनते हैं और उससे करवाते हैं। तो एक तरफ तो ये इमेज है, दूसरी तरफ 85 साल के एक व्यक्ति हैं केशुभाई पटेल जी, जो कि ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। अब उनको नियो मिडिल क्लास का नौजवान बच्चा क्यों वोट देगा या उनके दूसरे लोगों को क्यों देगा?
जी। और जब तक एक शासन का जो मानक तय किया है किसी ने, उस मानक को काउंटर करने का मानक अगर नहीं बनाया जाए और नहीं कहा जाए कि अगर हम आएंगे तो हम ये गवर्नेंस ये देंगे। गवर्नेंस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और मोदी का मॉडल, गवर्नेंस का मॉडल एक्सेप्टेड मॉडल है। अब इसमें एक नया मॉडल को एक्सेप्ट करने में जो नियो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो कितना आगे बढ़ के इसे एक्सेप्ट करेंगे, ये आगे आने वाले समय बताएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से विश्लेषक मान रहे हैं कि गुजरात परिवर्तन पार्टी के आने से खुद कांग्रेस पर भी बेहद ज्यादा असर होगा। जो वोट बैंक है वो बट रहा है, यहाँ बीजेपी को ही नहीं नुकसान हो रहा बल्कि कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, और इसमें जो गुजरात परिवर्तन पार्टी है, एक बात ध्यान रखिए कि इसमें ये अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है जी। इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के डिसग्रंटल्ड लोग हैं वो लोग गुजरात परिवर्तन पार्टी को वोट देंगे जी। और गुजरात परिवर्तन पार्टी को वोट देंगे, लेकिन वो अपने मतों से गुजरात परिवर्तन पार्टी के किसी उम्मीदवार को जिताने की हैसियत नहीं रखते जी। तो वहां से कांग्रेस भी जाएगी और गुजरात परिवर्तन पार्टी के लोग भी चले जाएंगे और अंततोगत्वा जो जीत होगी वो जीत कहीं नरेंद्र मोदी के लोगों की न हो जाए, जैसा पंजाब में देखने को मिला। पंजाब में भी वहां पर एक डिसग्रंटल्ड वहां पर खड़े हुए और उनकी अपनी पार्टी रही, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो आप देखिए कि गुजरात की अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मतें मिल गई। जी बिल्कुल, लेकिन उदय जी अगर फिलहाल जीपीपी को छोड़ दें और आगे बढ़कर देखा जाए कि किस तरह से भविष्य नजर आता है, गुजरात में ज्यादातर विकास की अब बात करने लगे हैं मोदी, तो फिलहाल यहां पर क्या कहा जाएगा? जिस तरह से अब अमित शाह को ले आए, पूर्व गृह राज्य मंत्री को वापस टिकट दी गई और उनका नाम भी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में आया है, तुलसी प्रजापति एनकाउंटर में नाम आने के बावजूद एक बार फिर से उन्हें टिकट देना क्या कहीं ना कहीं मोदी की छवि पर प्रहार नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मोदी की छवि पर अपनी छवि पर प्रहार होने से बचने के लिए ही मोदी ने उन्हें टिकट दिया। इसके पहले जो अमित शाह को पर जो उन्हें गुजरात निकाला मिला या उन पर जो भी कोर्ट का ये चल रहा था तो उससे नरेंद्र मोदी की छवि खराब हुई थी और उसके बाद से वो आ गए, उन्हें गुजरात आने का मौका मिल गया और उसके बाद वो चुनाव लड़ने लगे। चुनाव लड़ने में नरेंद्र मोदी ने अगर उन्हें दे दिया सीट और अगर वो जीत गए, अगर अमित शाह जीत गए, नरेंद्र मोदी के सामने कहने की बात हो जाएगी कि देखिए ये जनता इसे पसंद करती है, जनता इसे पसंद करती है इसलिए जीत के आ गया और जो कांग्रेसी थे या दूसरे लोग थे वो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। इसमें देखिए इसको दो तरीके से समझना चाहिए। एक तो नैतिक आधार होता है और एक है जो चुनावी आधार। नैतिक आधार पर गलत हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में नैतिक आधार का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र में संख्या बल ही सबसे बड़ा बल है और संख्या बल अगर है तो नरेंद्र मोदी तीरंदाज हैं, नरेंद्र मोदी सिकंदर हैं और अगर संख्या बल नहीं है तो लाख लोकतंत्र की बात नरेंद्र मोदी भी करते रहे, वो कहीं से कुछ नहीं है। जो संसद में 272 का आंकड़ा है, 272 का आंकड़ा अगर नहीं आया वो और 271 का आंकड़ा आया तो अटल जी की सरकार चली जाती है। तो नैतिकता की बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सिर्फ संख्या बल है। नंबर इज द रूलिंग प्लैनेट। जो नंबर है वो नंबर अगर रूल कर रहा है तो ठीक बात है। नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी अगर नंबर आ जाएंगे तो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। जो तमाम लोग नरेंद्र मोदी पर जो ट्रायल हो रहे थे, विभिन्न प्रकार के मीडिया ट्रायल, वो भी चुप हो गए। इसलिए चुप हो गए कि नरेंद्र मोदी ने 2002 का तो चुनाव चली जीता, 2007 का चुनाव जीता। 2007 के चुनाव के बाद उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसका भी नजरिया बदल गया। अब नरेंद्र मोदी ये 2012 का चुनाव लड़ रहे हैं और इसके बाद अगर वो यहां से जीत गए तो बेशक कुछ लोग कहें कि नैतिकता के आधार पर उन्हें भारत का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, लेकिन नैतिकता क्यों? संख्या बल के आधार पर भारत का प्रधानमंत्री बनता है और वो भारत का प्रधानमंत्री अगर बनना चाहे तो उनके लिए भी उतनी ही खुली सीट है जितना उदय सिन्हा के लिए। बिल्कुल, लोकतंत्र में बहुमत बेहद ज्यादा महत्व रखता है यहाँ और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संख्या बल मोदी के साथ है तो क्यों नहीं मोदी प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन उदय जी अगर बात की जाए, मोदी खुद में एक ब्रांड है, अपने आप में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें केंद्र में भी एक महत्वपूर्ण कद के रूप में देखा जा सकता है और एक ऐसी शख्सियत है जिनका प्रभाव सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में भी नजर आता है। लेकिन अगर बात कही जाए गुजरात की राजनीति की, यहाँ पर कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं जो नरेंद्र मोदी
को टक्कर दे सके। क्या इसका खामियाजा अब कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? नहीं, भुगत रही है कांग्रेस जी। भुगतना पड़ेगा क्या? अभी से कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से ये खामियाजा भुगत रही है जी। सवाल ये है कि ये ब्रांड किसने बनाया? ये मोदी ने स्वयं बनाया जी। ये किसी ने बना के उसे ब्रांड नहीं दिया जी। मोदी ने मोदी पना जो है वो दिखाया और उसके तहत उसने पूरे विकास की, गुजरात के पूरे विकास की गाथा को उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ लिया। ये उनका इंटेलिजेंस है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात को विकास दिया। गुजरात पहले से ही विकसित प्रदेश था बिल्कुल उदय जी, आपसे फिर से चर्चा में जुड़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम चल रहे हैं राज्यसभा, जहां पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे मुखातिब हो रहे हैं। In particular, the signing तो फिलहाल जिस तरह से गुजरात के दंगल की बात कर रहे हैं, गुजरात के दंगल में लगातार बात नरेंद्र मोदी की हो रही है। खुद एक ब्रांड है, खुद एक ऐसी शख्सियत है जिनका प्रभाव गुजरात में नजर आता है। लेकिन आज के दिन दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, 95 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 820 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 2 करोड़ के करीबन मतदाता हैं और ये लोग फैसला करने जा रहे हैं इन लोगों की किस्मत का। और चलिए सीधे चलते हैं राज्यसभा, जहां सुशील कुमार शिंदे कुछ कह रहे हैं और मुखातिब हो रहे हैं। Which was signed during the visit of External Affairs Minister to Islamabad on 8 September 2012. The new agreement introduces several liberalized features in the visa regime, including increase in the number of permissible places to visit to 5 from earlier the 3 places. Under the visitor visa category, a long-term visa for up to 2 years for persons above 65 years and for nationals of one country married to nationals of other country as well as their children below 12 years. It introduces visa on arrival at Atari Wagha checkpost for persons more than 65 years old and group tourist visa for travel in group between 10 to 50 members organized by approved tour operators. The agreement provides for grant of business visa with exemption from police reporting for business persons with annual income above equivalent. The visa on arrival will be operationalized from 15th January 2018 and the group tourist visa scheme will become effective from 15th March 2030. In the talk which followed, I made it clear that the key issues in the mind of the Indian government and our public is the issue of bringing the guilty of the Mumbai terror attacks to justice. I pointed out that many of the real masterminds and conspirators as well as key participants in the Mumbai terror attacks had not yet been charge sheeted. In this context, I especially mention the fact that our investigations have shown that one Hafiz Saeed was one of the mastermind of 26/11 attack conspiracy and Pakistan has yet to take effective action to charge him. I reiterated the value of the voice samples of establishing the identity of those who were audacious to be caught on the tape while directing the attacks. I also emphasize that the need to respond to the later rogatories sent to Pakistan pursuant to the investigation by NIA. With regard to the Judicial Commission's visit to India to complete the cross-examination of 4 witnesses, we had already conveyed our in-principle approval. We have also emphasized to the Pakistan side the need to ensure that the revised terms of reference agreement need to be worked out carefully in consultation with the senior law officers of both sides so that this time there are no legal lacunas. Accordingly, it was agreed that a team from India will visit Pakistan in this week to settle these documents so that the Judicial Commission may come at the earliest.
I then took up the issue of non-compliance execution of long-pending raid notices against the absconders of the Mumbai blast case 1993, in which more than 400 people were killed, being a blot on our bilateral cooperation in bringing fugitives from law to justice. The D Company operatives led by Dawood Ibrahim still await arrest. The international community has now universally acknowledged the danger this criminal terrorist group poses. Recently, the US designated Dawood Ibrahim as specially designated a global terrorist and another person of the same group as drug kingpin. The Pakistan has to ensure a full cooperation in the capture of these absconders in right earnest. The Pakistan minister was informed that 2012 we saw a concentrated attempts by terrorists to infiltrate across the line of control in Jammu Kashmir, and these have occurred across several sectors of the line of control. Besides, there have been a large number of cases of unprovoked violation of the ceasefire, or reports indicate that the number of terrorist camps and the launching pads in the POK remain intact. Thus, we are yet to see the effective action on the ground. I highlighted the facts of the increasing number of consignment of fake Indian currency notes being seized in India and by other countries from the individual coming from the Pakistan. This indicated that the production and circulation of FINCN is growing in Pakistan. Direct or indirect patronage of influential elements, groups in Pakistan cannot be ruled out. The Pakistan's attention was drawn to the disturbing increase in the attempts to push drug across the Punjab border, including through railway cargo wagons. The need to ensure effective countermeasures on the Pakistan side was noted by the Pakistan side. The work done by the Judicial Committee on prisoners for their release, repatriation and the human treatment was reviewed, and the attention was drawn to the issue of missing defense personnel and POWs. I reiterated the proposal made by India. तो राज्यसभा में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बयान दे रहे थे। रहमान मलिक जो पाकिस्तानी गृह मंत्री है, उनकी तरफ से जो समझौते किए गए, सबसे पहले वीजा के ऊपर बात करते हुए नजर आए और जो तमाम तरह के समझौते हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उन पर भी बोलते हुए नजर आए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार। أعوذ بالله